मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, MA उत्तरार्ध भाषा विज्ञान। भाषा में परिवर्तन के कारण प्रिय विद्यार्थियों, अपने विगत कक्षा में भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा की थी। आज हम भाषा परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि अपने पहले चर्चा हो चुकी है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। वह विचार विनिमय के काम आती है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं और उनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह अंतर उनके उच्चारणगत प्रयत्न या उच्चारण अवयवों की भिन्नता या सामाजिक परिवेश के कारण आ जाता है और उसके कारण भाषा में बदलाव होता है। भाषा में यह बदलाव भाषा के विकास का सूचक भी माना जाता है। हम देखते हैं कि मूल भारोपीय भाषा से वैदिक संस्कृत निकली, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, उसके पश्चात क्रमशः प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यह सब इसलिए हुआ कि भाषा में परिवर्तन हुए। भाषा में परिवर्तन ही भाषा विकास का सूचक है। यह परिवर्तन कई प्रकार का होता है और भाषा के सभी अंगों में होता है। ध्वनि, पद, वाक्य रचना और अर्थ सभी कुछ बदल जाते हैं, सभी कुछ परिवर्तनशील है। जैसे शब्द भंडार में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। संस्कृत में तत्सम शब्द था दूरवा से हिंदी में दूब बन गया। इसी प्रकार उपाध्याय से झा बन गया और वार्ता से बात। इस प्रकार के ध्वनिगत अंतर शब्दों में आते रहते हैं। तो उन सब परिवर्तन के कारण क्या है, आज हम कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण आंतरिक कारण माना जाता है और दूसरे प्रकार के कारण बाहरी कारण होते हैं। आंतरिक कारण का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उच्चारण अवयवों, श्रवण यंत्र और उसके जैविक कारणों से जो भाषा में परिवर्तन आते हैं वे आंतरिक कारण कहलाते हैं। और बाह्य कारण का अर्थ है वातावरण या परिवेश से संबंधित कारणों से जो परिवर्तन होते हैं। तो आंतरिक कारणों में पहला कारण है अनुकरण की अपूर्णता। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जब बच्चा होता है तो वह बड़े लोगों को बोलते हुए देखकर भाषा सीखता है। इसी प्रकार समाज में भी नए नए शब्द प्रचलन में आते हैं और मनुष्य उन शब्दों को सुनकर उनको बोलने का प्रयत्न करता है और धीरे धीरे गलत उच्चारण प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार का एक शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर लिखा हुआ, ऊपरी उक्त, लेकिन हिंदी में उपरोक्त शब्द चल पड़ा है। उपर्युक्त के लिए उपरोक्त का चल पड़ना मनुष्य की असावधानी कहें और इसको हम अनुकरण की अपूर्णता भी कह सकते हैं। इसी प्रकार तत्सम शब्द था राम। राम को बहुत से लोग आज रामा कहने में गर्व महसूस करते हैं। कृष्ण के लिए कृष्णा कहते हैं और अशोक के लिए अशोका। यह सब लिपि की अपूर्णता के कारण हो गया है। जो हम अंग्रेजी में राम शब्द लिखते हैं या अशोका लिखते हैं तो उसी को हम हिंदी में भी अशोका का उच्चारण कर देते हैं।
यह एक प्रकार की मनुष्य की भूल या लापरवाही के कारण होता है। दूसरा कारण है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का अर्थ यह है मनुष्य कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक बात कहना चाहता है और इसके चक्कर में वह कई बार शब्दों को विकृत भी कर देता है। जो बोलने में असुविधाजनक शब्द होते हैं उनको वह सरल बना लेता है। जैसे चतुर्वेदी। चतुर्वेदी शब्द मूल रूप से तत्सम शब्द है और यह हिंदी में चोबे के रूप में चल पड़ा है। इसी प्रकार शमशान शब्द है। शमशान में बोलने में थोड़ी सी प्रयत्न, विशेष रूप से प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसके स्थान पर हमने मसान शब्द प्रचलन में ले लिया है। महेंद्र शब्द को बहुत से लोग महिंदर कहते हुए सुने जाते हैं। यह सब मुख सुख या प्रयत्न लाघव का परिणाम है। तीसरा कारण है मात्रा, सुर और बलाघात। कई बार बोलने में असुविधा होने के कारण या जल्दी में बोलने के कारण बहुत सी मात्राओं को, दीर्घ मात्राओं को हम ह्रस्व बना देते हैं, ह्रस्व मात्राओं को दीर्घ बना देते हैं। जैसे आकाश शब्द है। आकाश शब्द को बहुत से लोग आकाश बोलते हुए देखा जाता है, उसमें आ की मात्रा हटा दी गई है। इसी प्रकार बिल्व शब्द है। बिल्व शब्द में बै और लय पर अधिक बल रहता है, इसीलिए यह शब्द हिंदी में बेल रूप में प्रचलन में आया। अभ्यंतर शब्द है तत्सम शब्द। इस अभ्यंतर शब्द में भय पर बल रहता है, ए हट गया है और हिंदी में भीतर रूप में प्रचलित हो गया है। यह मात्रा, सुर और बलाघात का परिणाम होता है। चौथा कारण है भावावेश। बहुत से लोग भावुक होने के कारण अपने संतान को बहुत छोटे छोटे नामों से पुकारते हैं। जैसे बाबू शब्द है हिंदी में, इस बाबू को बबुआ कहकर पुकारते हैं। राजकुमार शब्द है तो उसका भावावेश में राजू बना देते हैं। बेटा को बिटवा कहते हैं। इस प्रकार के जो रूप बदल जाते हैं शब्दों के, वो भावावेश ही उसका मूल कारण होता है। अतिशय अनुराग के कारण ये सब परिवर्तन होते हैं। पांचवा कारण है सादृश्य। जब भाषा में एक शब्द को देखकर दूसरे शब्द को गलत रूप में ग्रहण कर लिया जाता है तो वह सादृश्य होता है। जैसे संस्कृत में शब्द है दृष्टि। उस दृष्टि के सादृश्य पर हिंदी में दृष्टा बना दिया गया, जबकि मूल शब्द दृष्टा होना चाहिए। दृष्टा के स्थान पर हमने दृष्टा प्रचलन में ले लिया है। यह दृष्टि के सादृश्य पर बनाया गया है। कुछ बाहरी कारण भी है। बाहरी कारणों में सबसे पहला है भौगोलिक कारण। भाषा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफ़ी भिन्नता लिए हुए होती है। विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियाँ देश विशेष की संस्कृति में सहायक होती है, वहीं भाषा भी इनसे प्रभावित होती है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को जिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहना पड़ता था वे बहुत कठोर थी, इसलिए उनकी भाषा में ओज था। जब आर्य लोग गंगा यमुना के मैदान में आ गए तो उनका जीवन कुछ सुखमय हो गया और आर्यों की भाषा का प्रभाव अन्य भाषा पर नहीं पड़ा था, क्योंकि तब तक अन्य जातियों से उनका संपर्क नहीं हुआ था। परंतु जब आर्यों का विस्तार उड़ीसा और बंगाल तक हो गया तो उन्होंने उस क्षेत्र की भाषा को बहुत प्रभावित किया। भौगोलिक कारणों से जिन जातियों का संपर्क दूसरे देशों और वहाँ की जातियों से नहीं हो पाता, वहाँ की भाषा बाह्य प्रभाव से अप्रभावित रहती है और इसलिए अपेक्षाकृत अपरिवर्तित बनी रहती है। जैसे पहाड़ी प्रदेश है।
पहाड़ों में, जंगलों में, दलदल में मनुष्य का आवागमन कठिन होता है और इसलिए दूसरी भाषाओं का मिश्रण उनमें कम से कम हो पाता है। सातवां कारण है ऐतिहासिक प्रभाव। इतिहास में एक देश पर दूसरे देश के द्वारा, एक जाति द्वारा दूसरे जाति पर आक्रमण होते रहते हैं। उन आक्रमणों के प्रभाव से विजेता की भाषा विजित लोगों की भाषा में अपना अधिकार जमा लेती है, अपना प्रसार करती है। भारत में अरबी फारसी शब्दों के बाहुल्य का कारण विदेशी मुसलमानों का आक्रमण ही मुख्य कारण रहा। इसी प्रकार हिंदी में बहुत से अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन हो गया है और उसका कारण है अंग्रेजी शासन व्यवस्था का इस देश में स्थापित होना। अंग्रेजी के प्रभाव से न केवल शब्द भंडार प्रभावित हुआ है, अपितु वाक्य संरचना भी काफ़ी प्रभावित हुई है। आठवां कारण है सांस्कृतिक प्रभाव। देश में या जिस समाज में भाषा का प्रचलन होता है, उस समाज में यदि किसी प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन उत्पन्न होता है तो वह आंदोलन अपने साथ कई बार प्राचीन शब्दों को प्रचलन में ले आता है। जैसे 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, जिससे भारतीयों का ध्यान अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर गया और भाषा में प्राचीन संस्कृत शब्दों को पुनः स्वीकार किया जाने लगा। महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वाधीनता आंदोलन भी एक ऐसी ही दूसरी घटना थी, जिसके कारण भारतवासियों का ध्यान स्वदेशी वस्तुओं की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। इससे स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वभाषा, सत्याग्रह, अहिंसा, अनशन आदि बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। इस्लामी संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव भी आधुनिक भारतीय भाषाओं पर पड़ा। वैयक्तिक प्रभाव, नौवां कारण है वैयक्तिक प्रभाव। समाज में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत विराट होता है। उनकी भाषा नीति का प्रभाव या उनकी भाषा का प्रभाव साहित्य पर और भाषा पर पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। साहित्यिक क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास और कबीर बड़े नाम हैं और उनके प्रभाव से उनकी भाषा ने बहुत विकास किया। तुलसी के प्रभाव से हिंदी में अवधी शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कबीर ने भाषा का जो खिचड़ी स्वरूप प्रदान किया, उसके परिणाम स्वरूप हिंदी में तद्भव शब्दों का काफ़ी प्रचलन हुआ। वैज्ञानिक प्रभाव, 10वां है वैज्ञानिक प्रभाव। वैज्ञानिक प्रभाव का अर्थ यह है कि जैसे जैसे समाज में विज्ञान का प्रसार होता है, वैज्ञानिक आविष्कारों और विज्ञान की शब्दावली का प्रसार होता है, वैसे वैसे उस समाज की भाषा में भी वैज्ञानिकता आती जाती है। हिंदी में जैसे आधुनिक हिंदी में विज्ञान और तकनीकी शब्दों का प्राबल्य हमें इसीलिए देखने को मिलता है। भारत सरकार ने एक केंद्रीय हिंदी शब्दावली आयोग बना रखा है, जिसको पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग कहते हैं। उस आयोग के द्वारा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शब्द गढ़े जाते हैं अंग्रेजी के समरूप, और उन शब्दों का प्रचलन धीरे धीरे हिंदी में आता गया। उससे भी भाषा का विकास हुआ। साहित्यिक प्रभाव, समय समय पर साहित्य की धारा में परिवर्तन होता रहता है। कभी वह वीरों का स्तुति गान करती है तो कभी ईश्वर की स्तुति करती है, कभी श्रृंगारिक भावनाओं को प्रकट करती है तो कभी नए नए प्रयोगों की ओर वह उन्मुख करती है। साहित्य में कभी
अभिजात्य वर्ग की भावनाओं को महत्व मिलता है तो कभी जन सामान्य की भावनाओं को परिणाम स्वरूप भाषा में भी उस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति के लिए विशेष समर्थ शब्दावली का विकास होता जाता है। साहित्य में जब अभिजात वर्ग की भाषाओं का प्राधान्य रहता है तो भाषा भी सुसंस्कृत, परिमार्जित और शुद्ध हो जाती है, और जब जन सामान्य की भावना का प्राधान्य रहता है तो भाषा प्राकृत, अनगढ़ और अपेक्षाकृत कम शुद्ध रहती है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत आदि भाषाओं का साहित्य इस बात का प्रमाण है। तुलसीदास जी ने संस्कृत को छोड़कर इसीलिए अवधी भाषा में काव्य रचना की थी। इस प्रकार भाषा परिवर्तनशील वस्तु है और उसके परिवर्तन में प्रयत्न, लाघव या मुख सुख का विशेष महत्व है। मात्रा, सुर, बलाघात, उच्चारण की अपूर्णता, अशिक्षा, इन सब कारणों के अलावा भौगोलिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव, सांस्कृतिक आंदोलन आदि भी भाषा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।